Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Students, we have started unit number 3, lesson number 2, Lincoln Gorge, and we have been reading its details and understanding. हम उसकी रीडिंग कर रहे थे, डिटेल्स उसके देख रहे थे और हम उसकी पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं कि किस बारे में है ये, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है ये. ठीक है, इसका लेसन यही है, थीम भी इसका यही है. तो अब हम इसके चैप्टर के एंड पे, रीडिंग सिलेक्शन के एंड पे न्यू वोकेबलरी यानी कि इसकी वर्ड्स मीनिंग को थोड़ा सा समझेंगे. देन वी विल स्टार्ट द नोट्स एंड टेक आउट योर पेन्स एंड नोटबुक्स so that you may note down whatever I ask you to write down. जो भी मैं आपसे कहूँगी आपको लिखना है, तो इसलिए अपने पेन्स निकाल लें और नोट्स निकाल लें, नोट पैड्स निकाल लें और इस वीडियो को पॉज करके जो है वक्फे से देखें और इसमें से जो भी चीज़ें हैं वो उतार लें. वर्ड्स मीनिंग भी आप उतार लें, इसके उर्दू मीनिंग इसके सामने लिख लें और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो भी आप लिखते जाएं. जी, वर्ड्स एंड मीनिंग्स. अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिरी तौर पर. मैं आपको सिर्फ इसके उर्दू मीनिंग्स बताऊंगी. इसके आगे जो इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए ये आप खुद पढ़ें और सिनोनिम्स इसके याद करें ताकि जब पेपर्स में आपके एमसीक्यूज आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें. क्रिस क्रॉसिंग, इनकी क्रिस क्रॉस के सूरत में जाना. ठीक है. डीपू कहते हैं बच्चों गोदाम को, जिसके अंदर एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर चीजें स्टोर की जाती हैं डिफरेंट. डस्क कहते हैं शाम को. जो शाम का वक्त होता है जब उफक पे डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, सूरज ढल रहा होता है, उसको कहते हैं डस्क. गेल तेज हवा को कहते हैं. ठीक है, आंधी को भी कह सकते हैं. गॉर्ज घाटी, ये आप सबको पता है कि हमने शुरू से इसको डिस्कस किया है, तो गॉर्ज का आप मीनिंग याद रखेंगे कि इसको घाटी कहते हैं. हेजी धुंधला. ठीक है, जो सही से नजर ना आ रहा हो उसे कहते हैं हेजी. इम्प उस छोटे बच्चे को वो हमारा राइटर कह के बुलाता है, तो इम्प कहते हैं एक शरारती बच्चे को. ठीक है. इरिटेशन कहते हैं बच्चों जलन या चुभन को. ठीक है. म्यूचुअल बाहमी, एक दूसरे के साथ जो काम किया जाता है, जैसे कोई पार्टनरशिप हो, कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई काम करते हो, हम लोग उसे कहते हैं म्यूचुअल वर्क. ठीक है. नम कहते हैं बेहिस हो जाना, यानी कि कोई पार्ट अगर आपका जैसे पाँव सो जाता है, कभी हाथ सो जाता है किसी वजह से, कोई सर्दी की वजह से, तो उसे कहते हैं नम्ब. ठीक है. प्रिटी शार्प, बहुत ज्यादा ज़हीन. ठीक है. क्वाइट इंटेलिजेंट. रेवाइन भी घाटी को कहते हैं गॉर्ज. ठीक है. जी, रेंट वैसे तो किराए को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग जो कि किसी चीज को फाड़ के बनाई गई हो, जैसे वो पर्दा छोटा सा फाड़ के तो उसमें से छोटा सा एक सुराख किया होता ताकि बच्चा उसमें से देख सके, तो उसको कहते हैं रेंट. ठीक है. एक छोटी सी ओपनिंग, एक छोटी सी जगह. स्नोफ्लेक्स बर्फ के गाल. ठीक है. जो बर्फ के गाल छोटे छोटे से गिरते हैं आसमान पर से, छोटे छोटे से बर्फ के रुई जैसे गाल गिरते हैं, उसको कहते हैं स्नो फ्लेक्स. स्वर्लिंग घूमना, मतलब जब सर आपका घूम जाए अगर और आपको चक्कर सा फील हो रहा हो तो उसे कहते हैं स्वर्लिंग. टू क्लैम्प, यकजा करना या जोड़ना. ठीक है. किसी चीज से किसी चीज को जोड़ना तो उसे कहते हैं टू क्लैम्प. टू कोक, ऊपर उठाना. टू कमेंट, तारीफ करना. टू डिसर्न, जानना. ठीक है. टू ग्लीम, छोटी सी रोशनी नजर आना.
टू डोज ऑफ, ऊंग आना, ऊंग लेना। टू फ्लैश, जल्दी से कोई काम करना। इफ गेज, बहुत देर तक देखना या घूरना। टू हाउल, जोर से किसी चीज को खींचना। टू नॉक ऑफ, किसी चीज को हरा देना। टू नॉक ऑफ, टू फिनिश वर्क, यानी कि खत्म कर देना काम, या किसी चीज को नीचे गिरा देना, हरा देना किसी को, ठीक है। टू ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब है तबाह कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। टू ऑफेंड, गुस्सा दिलाना। टू पियर, झांकना। टू स्केल, किसी पहाड़ के चोटी पे चढ़ना। टू स्काउल, भंवरे चढ़ाना, जब आप भंवरों को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और खींचते हैं, किसी को गुस्से से देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्काउल। टू स्टैम्प, जोर से अपना पांव जमीन पर मारना। वैसे तो स्टैम्प लगाना वो भी होता है, वो भी आप जोर से ही लगाते हैं पेज पे, लेकिन अगर यहाँ पर इसका ये मीनिंग आ रहा है कि जब राइटर ने अपना पांव जमीन पे जोर से मारा तो वो स्टैम्प था। टू स्टम्बल, लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ा के गिर जाना, टू स्टम्बल। अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के, और वेगली, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, वाजिया ना हो, वो उसे कहते हैं वेगली। ये थी हमारी वोकैबुलरी। आए हम अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में वो क्या पूछ रहे हैं और आपने क्या आंसर देना है, और अब आप इस वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर्स उतारते जाएं साथ साथ। Question number 1. What is the narrator's job and purpose of his journey? What physical conditions persuade him to rest for a few hours? ठीक है, नरेटर की क्या जॉब है? नरेटर मतलब स्टोरी बताने वाला हमारा राइटर, और उसकी सफर का क्या मकसद था, और उसको किन हालात ने रोका कि वो आगे ना जा सके। आपको ये सब पता है तो इसको उतार लें। या आप इस तरह उतार सकते हैं हेडिंग्स देके, या इस तरह लिख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप हेडिंग्स के बगैर वाला उतारें, क्योंकि अगर आप हेडिंग्स वाला आंसर देंगे तो वो मुनासिब नहीं लगेगा आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2 इज about how old is Xing Yu? What does he respond when the narrator asks why isn't anybody home? जी, आपने बताना है कि शिंग यू कितने साल का है तकरीबन, और वो किस तरह से रिएक्ट करता है जब हमारा राइटर उसे ये कहता है कि क्या कोई घर में क्यों नहीं है, क्या कोई घर में नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसका क्या जवाब देता है और वो कितने साल का है। आप इन हेडिंग्स की बजाय ये लिख लें, जो और के नीचे आंसर लिखा हुआ ये लिख लें, उतार लें। Question number 3 is, what work do Shengyu parents do? What job has Shengyu been assigned, and what explanation does he give for refusing the narrator's advice to go to sleep? शेंगयू के माँ बाप क्या जॉब करते हैं, शेंगयू को क्या जॉब मिली है, क्या उससे असाइनमेंट मिली हुई है, और शेंगयू को जब कहा जाता है कि सो जाओ तो वो क्यों नहीं सोता, और वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है अपनी इस बात की। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ा हुआ है, आप ये लिख लें, ये वाला लिख लें, वो रहने दें हेडिंग्स वाला। Question number 4 is, what does the narrator do in the final paragraph? What does he realize is waiting for him? ठीक है, नरेटर आखिरी पैराग्राफ में क्या करता है और उसे क्या समझ में आता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। आपको पता है कि वो जल्दी में अपना कोट पहनता है और वहां से निकल जाता है, और उसे रियलाइजेशन होती है कि मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊं, डिले मत करूं। ये वाला लिख लें आप, ठीक है, ये जो और के नीचे वाला दिया हुआ ये लिख लें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. What sort of child is Sheng-yu? What attitude does he display towards his parents and his responsibilities? ये और के नीचे वाला लिखे शेंगयू किस तरह का बच्चा है देखने में भी, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस क्या है, जिम्मेदारी का एहसास उसे कितना है. तो ये आपने सारी बातें इसमें लिख लेनी है जवाब की सूरत में. क्वेश्चन नंबर 6 इज what change in mood or outlook does the narrator experience in the course of the story? What causes the change? नरेटर यानी कि राइटर के सोचने समझने की सलाहियत चेंज होती है इस स्टोरी में. तो किस बात पे चेंज होती है, किस तरह से चेंज होती है? आपको पता है कि उसको लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन फिर जब वो उस बच्चे को अपने एहसास से जिम्मेदारी में देखता है तो फिर उसका जो सारी सोच है वो चेंज हो जाती है और वो उठकर अपने काम पर फौरन निकल जाता है, सर्दी होने के बावजूद भी. ये और के नीचे वाला लिख लें आप, बल्कि ये लिख लें, ये और बहुत और के बाद वाला छोटा है इसलिए आप ये लिख लें, ये ठीक है. उतार लें. Question number 7 is what ideas about work does the story convey? What else does the story suggest is valuable? इसको आप टिक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते होते हैं पेपर में कि काम के बारे में स्टोरी हमें क्या पैगाम देती है और स्टोरी ये हमें क्या बताती है कि क्या चीज़ कीमती होती है. ठीक है, तो आपने ये सारा लिखना है और से ऊपर वाला लिख लें. ठीक है, फर्स्ट आइडिया, सेकंड आइडिया, थर्ड आइडिया एंड फोर्थ आइडिया. हेडिंग्स के बगैर लिख लें, हेडिंग्स ना दें बेशक. अगले पैराग्राफ से अगला पैराग्राफ शुरू करते जाएं और इस तरह लिख लें, हेडिंग्स ना दें, क्योंकि आंसर में आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती. क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द स्टोरी इज ओवरली मॉरलिस्टिक? हाउ डज टू make his story entertaining despite his rather heavy-handed message? आपको कैसे लगता है कि आपको क्या लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इखलाक की स्टोरी है क्या? टू इस स्टोरी का राइटर है, ठीक है. टू क्या इस स्टोरी को इंटरटेनिंग बना पाया है, इसके साथ साथ कि ये इखलाकी भी है, मतलब इखलाकी सबक तो दिए इसने, लेकिन क्या ये इंटरटेनिंग लुत्फानंदोज हुए हैं आप इससे? ये आपने जवाब देना है इसमें, ये वाला. ठीक है, येस आई थिंक दैट स्टोरी इज ओवरली मॉरलिस्टिक. हाँ, ये बहुत ज़्यादा इखलाकी स्टोरी है, इखलाक के बारे में ना. तो ये सारा लिख लें आप. क्वेश्चन नंबर 9 इज डू यू थिंक द मोटो अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट हैज एनी सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ? डिस्कस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लें. सिग्निफिकेंस ऑफ मोटो यानी कि क्या इस कॉल का कोई अहमियत है कि इंसान को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए? बहुत अहमियत है. आप इसमें ग़ज़वा ओहद का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर वो लोग अपनी जगह से ना उठते, अपनी ड्यूटी को ना छोड़ते तो उन्हें नुकसान ना उठाना पड़ता. ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ को भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पर कायम रहें तो हम जो है कामयाब हो सकते हैं. तो ये सारी बातें आपने इसमें लिख लेनी है. ये जो इन्होंने दी है वो भी लिख सकते हैं और अपने से भी आप ग़ज़वा ओहद का भी रेफरेंस दे सकते हैं. ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इन द बैटल ऑफ ओहद द बैंड ऑफ आर्चर्स ऑन द माउंट लेफ्ट द पोस्ट कंट्रेरी टू द ऑर्डर्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग बूटी. ये देखें इन्होंने लिखा हुआ सारा. तो ये आप लोग उतार सकते हैं, एक मुकम्मल आंसर दिया हुआ इन्होंने. ठीक है, बेशक आप हेडिंग ना दें लेकिन इसको लिख लें, ऐसे ही उतार लें ये सारा आंसर. जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर. आप इसे ठीक से उतार लें, इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लें और वोकेबलरी के भी नोट्स बना लें. इन दोनों चीज़ों के नोट्स बना लें. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द लैंग्वेज स्टडी. जो ग्रामर पार्ट है आपका, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम.